हेलो बच्चों। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में कार्बन की ऐसी आश्चर्यजनक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस करके और केमिकल चेंज करके नए नए कंपाउंड बनाता है और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है। तो सबसे पहले हम कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी देखा होगा कि जो अपने गैस की जो लो होती है और जो मोमबत्ती की जो लो होती है, क्या वो दोनों एक जैसी होती है? ठीक है, दोनों एक जैसी नहीं होती है। जो गैस की लो होती है वो नीले रंग की फ्लेम के साथ में जलती है, जबकि अपने जो मोमबत्ती की लो होती है वो येलो कलर की फ्लेम के साथ में जलती है। ऐसा आपने देखा होगा। तो इन सब का जो कारण है वो हम जानेंगे क्यों होती है। ठीक है, तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कुछ कंपाउंड जब जलते हैं तो सफेद रंग की जो फ्लेम है उसके साथ जलते हैं, साफ फ्लेम के साथ जलते हैं, या यूं कहीं नीले रंग की फ्लेम के साथ जलते हैं। जबकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो येलो और ब्लैक कलर की लो के साथ में जलते हैं। तो ऐसा तो आपने सबने देखा होगा, नॉर्मली टायर को जलाते हैं तो ब्लैक कलर का धुआं उठता है ना। तो उसका रीजन क्या है में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब होता है दहन, दहन दहन। क्या होता है? कार्बन के कंपाउंड्स का या किसी भी चीज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। और क्या बनाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल करके? कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या रिलीज करेगा? हीट एंड लाइट। जब कार्बन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो हीट रिलीज करता है, साथ में लाइट भी रिलीज करता है। और क्या निकालता है कार्बन? कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट यू लर्नड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। तो कंबशन रिएक्शन एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है। यहाँ पे देखिए कार्बन यानी कोयला जल रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बन रहा है CO2 प्लस हीट एंड लाइट। ऐसे ही CH4 यानी मैथेन का कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो CO2 और H2O बन रहा है, साथ में हीट एंड लाइट। ऐसे एथेनॉल, ये क्या है? दो कार्बन है और OH ग्रुप आया है तो दो कार्बन को एथ बोलते हैं। प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एथ प्लस ओल, एथेनॉल। प्लस क्या है? O2 से क्या बन रहा है? CO2 और H2O प्लस हीट एंड लाइट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.3। इसमें क्या बताया गया है कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन सबको जला के देखना है, चाहे वो कपूर हो, घर पे अल्कोहल है या नेफ्थलीन है, उनको ठीक है स्पैचुला यानी कि एक चम्मच लाइक टूल्स होता है लेबोरेटरी में, उसको यूज करते हुए उस पे रख करके जलाना है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज ए प्रोडक्ट। अब इसको जब जलता है ना तो उसकी फ्लेम को चेक करना है, कैसे जल रहा है, किस तरीके की फ्लेम है, ब्लैक है कि व्हाइट फ्लेम है। Place a metal plate above the flame. Is there a deposition on the plate in case of any of the compound? यानी कि फ्लेम का कलर देखना है तो फ्लेम के ऊपर हम एक मेटल की प्लेट लगा देंगे, जिससे कि मेटल की प्लेट के ऊपर ब्लैक कलर का धुआं डिपॉजिट होता है कि व्हाइट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि फ्लेम का कलर कैसा था। तो जनरली आप देखोगे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनकी क्लीन फ्लेम होती है यानी व्हाइट फ्लेम होती है। अनसैचुरेटेड जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं विल गिव ए येलो फ्लेम। तो आपको ये सिंपल सा पहचानने का तरीका है, अगर आप किसी को जलाते हो तो जलाने पर क्लीन फ्लेम आए तो इसका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, और अगर ब्लैक कलर का धुआं आए तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला करके हम पता कर सकते हैं कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ठीक है, लाइट ए बुनसन बर्नर, एक एक्टिविटी 4.4 दे रखी है, उसमें बुनसन बर्नर का यूज किया गया है। बुनसन बर्नर क्या होता है? एक प्रकार का इस तरीके का पाइप सी स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की। यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है जो कि
यहाँ पे गैस को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर एक जाली से लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्लेम निकलती है, ठीक है। इसमें एक रेगुलेटर होता है, उसको ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ से गैस निकलेगी और इस रेगुलेटर से हम गैस के फ्लो को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेम निकलेगी वो किस कलर की होगी, उससे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये जो इसमें जो दहन हुआ है कोई मटेरियल का, जो भी केमिकल हमने यहाँ पे लिया है, गैस ली है या फिर कोई अलग तरीके की गैस ली है जलाने के लिए, तो इस बुनसन बर्नर में जो जिस प्रकार का मटेरियल हम जलाने के लिए काम में लेंगे उसी प्रकार की यहाँ पे फ्लेम निकलेगी। तो यहाँ पे अगर नीले रंग की फ्लेम निकलती है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ पे जो हमने गैस भरी है वो कौन सी है, सैचुरेटेड है। और अगर येलो कलर की फ्लेम निकल रही है तो इसका मतलब यहाँ पे गैस कैसी है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये बुनसन बर्नर होता है, इसके अंदर से हम गैस के फ्लो को कम ज्यादा करके हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे पता कर सकते हैं कि गैस का कलर कैसा है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे एडजस्ट द एयर होल एट द, एक और खास बात होती है बुनसन बर्नर की, इसमें एयर होल होता है, ठीक है। तो एयर होल होता है ना, जिससे कि हवा इसके अंदर है, हवा मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे। तो हवा का जो स्पीड है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो इधर मैंने बताया था ना, वो फ्लो पाइप जो बताया था, वो हवा के प्रेशर को बताता है या हवा को बताता है, यानी जितनी ज्यादा हवा इसको मिलेगी यानी ऑक्सीजन मिलेगी, उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, कंबशन कार्बन है वो अच्छे से जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कंप्लीट जलेगा तो नीले फ्लेम देगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर कार्बन को ऑक्सीजन कम मिले, ये कम मिले, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो येलो कलर की फ्लेम के साथ में जलेगा, यानी कि उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से येलो कलर की फ्लेम देता है। दो चीजें हो गई, ऑक्सीजन की कमी में येलो कलर की फ्लेम मिलेगी क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी तो ब्लू फ्लेम मिलेगी, ठीक है। तो और एक हो गया अनसेचुरेटेड, अगर कार्बन होगा यहाँ पे हम जो फ्यूल ले रहे हैं जलाने के लिए, अगर वो अनसेचुरेटेड गैस है तो येलो कलर की फ्लेम मिलेगी, और सेचुरेटेड गैस है तो यहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। क्लियर। तो ऐसा ही अपने उसमें होता है गैस के अंदर, गैस के अंदर क्या होता है, जो छोटे छोटे बर्नर होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद से क्या मिलती है, गैस को ऑक्सीजन मिलती है। उस ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, वो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी गैस को जलने के लिए, तो वो अच्छे से कौन सी फ्लेम देगी, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ में जलेगी। जबकि मोमबत्ती में क्या होता है, मोमबत्ती में इस तरीके से जो बीच में जो लो होती है ना वो जलती है, अब बाहर वाली जो लो होती है ना वो ऑक्सीजन को रोक लेती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की सप्लाई जब अंदर वाली लो को मिलेगी नहीं तो ये क्या है, कम जलेगी, या यूं कहीं कि येलो कलर की फ्लेम के साथ में जलेगी। जबकि अपने गैस बर्नर जलता है उसमें कैसी फ्लेम आती है, ब्लू कलर की आती है। ये अंतर है दोनों में। तो ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। Mixture is burnt to give a clean blue flame. If you observe the कुकिंग बॉटम वेसल, मतलब कुकिंग वेसल के जो बॉटम है उनको चेक करेंगे, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्स एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। यानी कि जो एयर होल होते हैं उनमें प्रॉपर, जो गैस के अंदर होते हैं ना होल, उनमें प्रॉपर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, अब होल बंद हो गए हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी तो फ्यूल है वो इनकम्प्लीट जलेगा, जिससे कि अपने बर्तन क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। Fuels such as coal and petroleum have amount of nitrogen and sulfur in them. कोल और पेट्रोलियम के अंदर सल्फर होता है और नाइट्रोजन होता है, इसलिए this combustion result the formation of oxide or of sulfur and nitrogen which are the pollutant in the environment. तो इन्होंने पेट्रोल और कोयले के जलने से क्या होता है, क्योंकि उसमें सल्फर और नाइट्रोजन होता है, इस वजह से वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बना लेते हैं और वो क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। उसके बाद में व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद
और विदाउट फ्लेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कुछ सब्सटेंस है वो फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ सब्सटेंस है विदाउट फ्लेम जलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप मुझे बताना, फ्लेम के साथ में कौन जलता है और विदाउट फ्लेम के साथ कौन जलता है? हैव यू एवर ऑब्जर्व आइदर ए कोल और ए वुड फायर? आपने कोयले के जलने को देखा होगा, लकड़ी को देखा होगा जलते हुए। इफ नॉट, द नेक्स्ट टाइम यू गेट ए चांस, अब की बार जब जलाओ तो देखना। टेक क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपन व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट टू बर्न। यू हैव सीन अबोव दैट ए कैंडल और एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न विद द फ्लेम। तो जो एलपीजी और गैस के जो फ्यूल्स होते हैं वो जब जलते हैं ना, तो वो क्या देते हैं? फ्लेम देते हैं। जबकि कोयला और लकड़ी जलते हैं तो फ्लेम नहीं देती है, या एक बार देगी बाद में क्या है, चमकने लग जाएगी, फ्लेम नहीं देती है। ठीक है, तो फ्लेम कौन देता है? गैस लाइक जो फ्यूल्स होते हैं वो सभी क्या देते हैं? फ्लेम देते हैं। हाउएवर यू विल ऑब्जर्व द कोल और चारकोल इन एन अंगीठी समटाइम जस्ट ग्लो रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट ए फ्लेम। थोड़ी देर ग्लो करेगी और बिना फ्लेम के ही जलती रहेगी। कौन? अंगीठी के अंदर कोयला। दिस इज बिकॉज द फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो इसमें जब तक गैस लाइक सब्सटेंस होंगे तो वो फ्लेम हल्की फुल्की देगी, और गैस नहीं होंगे तो वो फ्लेम नहीं देगी। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्निटेड, जब वुड और चारकोल को जलाते हैं, द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज एंड बर्न विद ए फ्लेम इन द बिगिनिंग। शुरू के अंदर लकड़ी और चारकोल जलने पर फ्लेम देते हैं क्योंकि उसमें गैस होते हैं, वोलेटाइल यानी गैसियस सब्सटेंस होते हैं। ए ल्यूमिनियस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम of the gaseous substance are heated and the start glow. The color produced by each element is a characteristic property of that element. तो कार्बन के अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं जलने पर अलग अलग कलर के अंदर देंगे, यानी अलग अलग कार्बन के नहीं अलग अलग कंपाउंड जलते हैं तो अलग अलग कलर में जलते हैं। ट्राई एंड हीट द कॉपर वायर इन फ्लेम ऑफ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। कॉपर के वायर को जलाएंगे तो कैसा कलर देगा? You have seen incomplete combustion gives soot, which is the carbon. On this basis, what will you attribute the yellow color of the candle flame to? तो कैंडल का कलर कैसा होता है जलने पर? येलो। क्यों होता है? मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया आपको, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होता है, बाहर वाली फ्लेम है वो उसको रोक देती है, इससे प्रॉपर ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पाती है, इस वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है वहां पे। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये 8th क्लास में पॉइंट आता है कोयले की और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। तो आज से मिलियन टाइम पहले, मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था? बहुत सारे पेड़ पौधे, फॉन, प्लांट और एनिमल क्या हुए थे? बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से दब गए थे। ठीक है, अर्थ पे बहुत बड़ा क्या आया था? अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरुप्शंस। तो उस वजह से क्या है, वो दब गए। तो अंडर द प्रेशर डाउन बाय लेयर ऑफ द अर्थ एंड रॉक, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये डीके हो गए, यानी कि नष्ट हो गए, और किसमें कन्वर्ट हो गए? कोल में, ऑयल में और गैस में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन गया? पेट्रोल और कोयले का निर्माण हो गया था। ठीक है, ऑफ टीनी प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्ड इन द सी। तो ये सी के आसपास जो, यानी समुद्र के आसपास का जो एरिया था, यहाँ पे ज्यादा तेल और कोयला है वो निकाला जाता है। When they died, their bodies sank to the seabed and were covered by slit. Bacteria attacked the dead remains, turning them into oil and gas. Under the high pressure, they were being subjected to. Meanwhile, the slit कोयले का निर्माण हुआ। The oil and gas sipped into the porous parts of the rock and got trapped like water in a sponge. Can you guess why coal and petroleum are called fossil fuel? इनको fossil fuel क्यों बोलते हैं, कोल और पेट्रोलियम को? तो वेरी सिंपल, किससे बने हैं ये? प्लांट और एनिमल्स के दबने से बने हैं। तो वो फॉसिल फ्यूल हो गए, जीवाश्म ईंधन कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन।
तो ऑक्सीडेशन को बताने से पहले मैं बताऊंगी आपको कि आपने कुछ कंपाउंड्स को ऐसे देखा होगा कि वो कई बार अलग ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनको हम गर्म करते हैं या किसी कंपाउंड में मिलाते हैं, तो अलग अपना फॉर्म रूप है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा रूप कैसे चेंज होता है, जैसे कुरकुरे या नमकीन का पैकेट एक बार लाने के बाद में थोड़ी देर बाद में वो, या एक दिन बाद में या कुछ घंटों बाद में उसके स्वाद में चेंज आ जाता है। ठीक है, स्मेल भी आने लग जाती है उसमें, तो वो क्या है, एक तरीके का ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना भी एक तरीके का क्या है, ऑक्सीडेशन है। और तो और हम जो खाना खाते हैं उसका जो पाचन क्रिया होती है या डाइजेशन होता है वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी इन सभी फेज में क्या हो रहा है, एक पदार्थ अपने रूप में अपने आप ही क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एक एक्टिविटी दे रखी है 4.5, 3 ml एथेनॉल लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसे एंड वार्म इट जेंटली इन वाटर बाथ, इसको गर्म करेंगे पानी। एथेनॉल वैसे लिक्विड होता है, उसको गर्म करना है सिंपल वाटर बाथ के अंदर। वाटर बाथ मतलब एक पानी का कटोरा ले लेंगे, गर्म पानी ले लेंगे और इसके टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डुबो देंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को सीधा गर्म नहीं करना है, टेस्ट ट्यूब को गर्म पानी में रखना है, वाटर बाथ। फिर है एड 5% सोल्यूशन ऑफ एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसके अंदर एल्केलाइन यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है वो इसके अंदर एथेनॉल में डालना है। Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें डालोगे ना एथेनॉल के अंदर, तो क्या होगा, थोड़ी देर तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पिंकिश होता है, पर्पल पिंकिश होता है, तो वो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा। Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? थोड़ी देर तो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में कलर डिसअपियर होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो एथेनॉल लिया था, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर एथेनॉल लिया था उसको, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। किसके कारण हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट के कारण हुआ। तो पोटेशियम परमैंगनेट हमने किसके लिए, किस में डाला है, एथेनॉल में डाला है। एथेनॉल क्या करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लेकर के ये किस में बदल जाएगा, एथेनोइक एसिड में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है कि एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एथेनोइक एसिड बनता है। तो जितना एथेनॉल होगा सारा का सारा किस में बदल जाएगा, एथेनोइक एसिड में। अब एथेनॉल खत्म हो गया, अब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट और डालोगे तो वो इसमें इकट्ठा होता जाएगा, यानी अब उसमें से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी क्योंकि एथेनॉल तो कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है एथेनोइक एसिड में। इसलिए ऑक्सीडेशन क्या हो गया, अब यहाँ पे रुक जाता है। उस समय यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पिंक ही होता है, जो अभी ये जो कलर चल रहा है ना ऐसा, तो इस का कलर डिसअपियर यहाँ नहीं होगा। जब तक ऑक्सीडेशन होगा तब तक कलर क्या होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा। तो ये था अपना ऑक्सीडेशन। अब आगे इसके, ठीक है, ध्यान रखनी है आपको, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है और ऑक्सीडेशन के लिए पोटेशियम परमैंगनेट जो लिया गया है वो है ऊपर वाला एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट, गर्म भी कर रहे हैं हम, और एसिडिफाई K2Cr2O7, O7 है ये K2Cr2O7। तो यहाँ पोटेशियम क्रोमेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, जो ऑक्सीडेशन करता है उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, देखिए यहाँ पे, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल। ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है इसको, ठीक है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए हेंस दे आर नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एसिटिक एसिड बन गया आफ्टर ऑक्सीडेशन। We see that some substances are capable of adding oxygen to other, यानी ये ऐसे एलिमेंट है जो दूसरों को ऑक्सीजन देने में कैपेबल होते हैं। These substances are known as the oxidizing agent। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई है। फिर है एडिशन रिएक्शन। तो कुछ कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर बिना कुछ चेंज किए ही वो अदर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में जैसे ये मुख्य है ना, ये ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती है। अनसैचुरेटेड क्या हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में इसको बताया हुआ है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है और क्या बन जाती है, बना लेती है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बन के कंपाउंड बना लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गई, एक बॉन्ड टूट गया डबल बॉन्ड, और क्या बन गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है और दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये रिएक्शन होती है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या काम करता है, इस रिएक्शन को एक सरफेस प्रदान करता है जिससे रिएक्शन फास्ट होती है। बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन स्लो होगी। तो यहाँ निकल कैटलिस्ट काम में लिया गया है। स्लो मतलब होगी तो सही, लेकिन कई साल लग जाएंगे। तो हमें अगर रिएक्शन आधा घंटे में कंपाउंड चाहिए बनाना है तो अपने को कैटलिस्ट काम में लेना ही पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देता है या क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ पे बढ़ानी है तो such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbon. Catalysts are substances that cause a reaction to occur proceed at a different rate. Being affected, यानी ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, रिएक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोकार्बन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग ए निकल कैटलिस्ट. Vegetable oil generally have long unsaturated carbon chain while animal fat have saturated carbon chain. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसके होते हैं, वेजिटेबल ऑयल के अंदर होता है, जबकि एनिमल फैट के अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसलिए वेजिटेबल ऑयल से हम घी बनाने की जो प्रोसेस है वो एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है, फिर भी थोड़ा एक टॉपिक और बचा है, बस हम कर लेंगे। और आप पूरी मेहनत के साथ में मेरे साथ लगे रहोगे तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और गर्मियों की छुट्टियों का फायदा होगा। देखिए यहाँ पे, यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो एनिमल फैट है वो हार्मफुल होता है, इसलिए कहते हैं घी और दूध कम खाना चाहिए, लेकिन हमें प्लांट्स से बनी हुई जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि उसमें हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जिनका डाइजेशन आसानी से हो जाता है, जबकि एनिमल फैट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसलिए उनका डाइजेशन आसानी से नहीं होता है। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो कुकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मूंगफली का, सोयाबीन का ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। तो आपने कुछ कंपाउंड्स ऐसे देखे होंगे जो ऐसे किसी के साथ में नहीं जुड़ते हैं, आराम से पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, लेकिन जैसे उनके सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं ना, सनलाइट में रख देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं या खराब हो जाते हैं। तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये किस में होगी, ये स्पेशल किस में होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगी। आर वेरी अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, इनर्ट अकरिय होते हैं, ठीक है, अनरिएक्टिव होते हैं। हाउएवर, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं उनको ये एक एक करके क्या कर देता है, क्लोरीन रिप्लेस कर देता है, यानी खुद आ जाता है और हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर।
यहाँ पे एक ही एटम की जगह दूसरा एटम आ जाता है, उसे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे CH4 में H4 है, तो बारी बार से ये प्रत्येक हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या करेगा, रिप्लेस। एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसका एक क्लोरीन, और इससे क्या बन जाएगा, HCl, और इसका एक क्लोरीन इसके साथ में जुड़ गया। तो ये होता कहाँ पे, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और कहीं नहीं होगा। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एथेनॉल है वो एथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पे ये रिएजेंट जब हम लेते हैं तो ये ऑक्सीजन देते हैं, और देने की वजह से ये ऑक्सीजन लेकर के क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गई इसमें एक्स्ट्रा, तो किस में कन्वर्ट हो गया, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गई। तो ये कह रहा है एथेनॉल से एथेनोइक एसिड में बदलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है। तो क्योंकि एथेनोइक में क्या जुड़ जाती है, एक ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। तो ऑक्सीजन और एथाइन का जो मिक्सचर है ना, वो वेल्डिंग के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, बर्तनों की जो वेल्डिंग होती है या मेटल्स को जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग यूज करते हैं। तो इसमें जो वेल्डिंग के लिए जो पाइप से जो निकलती है ना फ्लेम, उसमें क्या भरा होता है फ्यूल के रूप में, ऑक्सीजन और एथाइन। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ एथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह एयर क्यों नहीं ली गई। तो भाई हमें कंबशन के लिए कोई चीज को जलानी है ना, तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। हम एयर क्यों ले, एयर में ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसें होंगी, तो ऑक्सीजन शुद्ध रूप में नहीं होगी। लेकिन हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन और एथाइन का मिक्सचर भर करके प्रॉपर कंबशन करवाएंगे, तो बहुत ज्यादा क्या निकलेगी, हीट, और उसकी वजह से वेल्डिंग, यानी दो मेटल आपस में मेल्ट होकर के जुड़ जाएगी। लेकिन अगर एयर में ऑक्सीजन कम होगी तो एथाइन अच्छे से जलेगी नहीं, जिससे कि प्रॉपरली वो वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। यानी कि चलिए आज के लिए इतना ही। आज क्लास बहुत लंबी हो गई है। क्लास को रेगुलर आप देखें और एंजॉय करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें बनाऊं। और साथ में आपको ये क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो मुझे बताएं, और कुछ कमी है तो वो भी बताएं। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।